हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईडी लर्निंग एकेडमी में। जो आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी बीपीएससी टीआर 3.0 की स्पेशल रिवीजन क्लास चल रही है, उसमें आज हम आपको महत्वपूर्ण 50 प्रश्न यहाँ पर हम आपको रिवाइज कराने वाले हैं। तो हम आपको कम समय में यहाँ पर वन लाइनर 50 क्वेश्चन हिंदी के यहाँ पर आपको रिवाइज कराने वाले हैं। तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो फर्स्ट रिवीजन यहाँ पर रहने वाला है आपका। अगर हम यहाँ पर देखें, हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। तो हिंदी, फारसी, पारसी या ईरानी। अगर आपको तीनों में से कोई भी यहाँ पर आपका आंसर मिल जाए तो आपको लगाना है तो हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी, पारसी या ईरानी। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया। तो अगर हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें, हिंदी शब्द का, तो ये शरफुद्दीन यजदी की रचना जफरनामा में हुआ। आगे बढ़ जाते हैं, हिंदी किस परिवार की भाषा है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी भारोपीय परिवार की क्या है, भाषा है। आगे बढ़ जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ये परिभाषा है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा ये परिभाषा दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब है होता है। ये किसके द्वारा कहा गया है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। ये किसके द्वारा कहा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया। आगे बढ़ जाते हैं, कालिदास हजारा महत्वपूर्ण रचना रही है, आपको बताना है इसके लेखक कौन है। तो कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है। आगे बढ़ जाते हैं, भक्तमाल भक्तमाल के रचनाकार कौन है। तो भक्तमाल के रचनाकार की बात करें, भक्तमाल के रचनाकार है नाभादास। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आपके एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। 252 वैष्णवों की वार्ता किसके द्वारा लिखी गई है। तो 252 वैष्णवों की वार्ता गोसाई गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है। और यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ये किस भाषा में लिखा गया है। तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। और यहाँ से क्वेश्चन एक ये भी पूछ लेता है इसमें किसका वर्णन किया गया है। 252 वैष्णवों की वार्ता में विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखते हुए चलना है। आगे बढ़ जाते हैं, गारसद तासी के ग्रंथ का उर्दू भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि गारसद तासी के ग्रंथ का उर्दू भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया। अगर हम गारसद तासी के ग्रंथ की बात करें तो इनका ग्रंथ कौन सा है। गारसद तासी का ग्रंथ इस्तवार, दला, इस्तवार, 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 दला, दला, लिटरेत्यूर, लिटरेत्यूर, लिटरेत्यू, एंदुई, हिंदुस्तानी, एंदुई, एंदुई, हिंदुस्तानी। तो गारसद तासी के ग्रंथ कौन सा है, इस्तवार, दलाल, लिटरेत्यू, एंदुई, हिंदुस्तानी। अगर हम इसका हिंदी इसमें उर्दू के अनुवाद की बात करें तो उर्दू में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन द्वारा किया गया। यहाँ से कभी कभी नाम भी पूछ लेता है किस नाम से इन्होंने इसका उर्दू में अनुवाद किया। तो तवकात ए ससुअरा, इस नाम से क्या किया इन्होंने उर्दू में क्या क्या अनुवाद किया। अगर वही आपसे हिंदी में पूछ ले तो हिंदी में किसके द्वारा इसका अनुवाद किया गया। तो हिंदी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा, लक्ष्मी सागर, लक्ष्मी सागर, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा, वार्ष्णेय द्वारा क्या किया गया, इस्तवार, दलाल, लिटरेत्यू, हिंदुस्तानी का हिंदी में क्या किया गया, अनुवाद किया गया। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, और उर्दू में दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन द्वारा किया गया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया। दोनों ही अलग अलग ग्रंथ है, तो आपको बताना है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया। तो ये किशोरी लाल गुप्त द्वारा किया गया। अगर हम इस ग्रंथ की बात करें, ये ग्रंथ किसका है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का क्या है, ग्रंथ है।
आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है मिश्र बंधु विनोद, तो किसके द्वारा लिखी गई है? मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी गई है। अगर मिश्र बंधुओं की बात करें तो इसमें ये 3 भाई थे, कौन कौन? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसमें कौन कौन शामिल है? गणेश, श्याम और सुखदेव। आगे बढ़ जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो ये किसे माना है? चंद्रवरदाई को माना है। अगर हम प्रथम महाकाव्य की बात करें तो प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद्रवरदाई को माना है। और प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। अगर हम यहाँ पर देखें, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? सरहपा को माना है। सरहपा को किसने माना है? हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन द्वारा माना गया है। तो आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये अलग अलग ग्रंथ है। 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे ही हैं फ्रेंड जिनमें ज़्यादातर कंफ्यूज होती है कि ये हिंदी साहित्य किसके द्वारा लिखा गया। तो अलग अलग साहित्य लिखे गए हैं, वे सभी मैंने एक जगह ही ले लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसके द्वारा लिखी गई है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो मैंने एक जगह ही ले लिए। अगर हम यहाँ पर बात देखें, हिंदी साहित्य की भूमिका ये कब लिखी गई? 1940 में इनके द्वारा लिखी गई। और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई। अगर हम यहाँ पर देखें, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये 1953 में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई। कभी कभी इनका क्रम भी दे देता है कि कौन सी इन्होंने सबसे पहले लिखी या बाद में लिखी, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, मैंने एक जगह यहाँ पर ले लिए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आप यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ये किसके द्वारा लिखा गया है? नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स ये 8 से 9 क्वेश्चन मैंने यहाँ, इनमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा साहित्य किसके द्वारा लिखा गया, तो मैंने एक जगह ही ये सारे एक जगह ही ले लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो फ्रेंड्स हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को ये कंटेंट पहुँच सके। तो फ्रेंड्स आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। और वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? 11 है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, ये सूत्र दिया गया है, शब्दार्थो संहितो काव्यम, आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया है। तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें, शब्दार्थो संहितो काव्यम का, के शब्द और अर्थ के मेल से काव्य का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा कहा गया है? ये आचार्य भामे द्वारा ये सूत्र दिया गया है। यानी कि शब्द और अर्थ के मेल से काव्य का क्या होता है? निर्माण होता है। किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य भामे द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। ध्वन्यालोक ग्रंथ के किसके द्वारा लिखा गया है? ध्वन्यालोक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? आनंद वर्धन द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती कंठाभरण रचना किसके द्वारा लिखी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सरस्वती कंठाभरण रचना किसकी है? तो राजा भोज या भोजराज, इन्हीं का राजा भोज कहा जाता था और भोजराज भी इन्हीं का ही नाम है। तो आप ये नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अज्ञे को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें सम्मानित किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार से कितनी नाव में कितनी बार? मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचना रही है और 1978 में इन्हें क्या किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार से इस रचना के लिए सम्मानित किया गया। आगे बढ़ जाते हैं। दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पर लिखा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आपको बताना है कि
तो यहाँ पर आपको बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिनकर को किस रचना के लिए दिया गया है। तो ये संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए दिया गया है। इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया, तो अगर हम देखें तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया, उर्वशी के लिए दिया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए और संस्कृति के 4 अध्याय इसके लिए क्या मिला, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। अगर हम देखें ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी और साहित्य अकादमी संस्कृति के 4 अध्याय। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा विकास का सही अनुक्रम। आपको बताना है कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्हें क्रम में लगाने के लिए आपको दे देते हैं हिंदी भाषा विकास का सही अनुक्रम। अगर हम देखें पहले क्या आती है, संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से क्या हुई, अवहट, अवहट के बाद प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी और बाद में आधुनिक हिंदी। तो आपको ये क्रम आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं आपको बस इतने दे देता है, संस्कृत, 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 पाली, पाली, प्राकृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आपको यहीं तक दे देता है कभी कभी अपभ्रंश, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको आपका ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। संस्कृत, पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी से मध्यकालीन हिंदी और मध्यकालीन हिंदी से आधुनिक हिंदी। आगे बढ़ जाते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां। आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आगे बढ़ जाते हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। आगे बढ़ जाते हैं। मैंने एक जगह ही बोलियों से भी क्वेश्चन ले लिए हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आपको बताना है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ, कोरवी, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये बोलियाँ आती है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 32वां क्वेश्चन है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। निम्न पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है, या कभी कभी ये आपसे पंक्तियाँ पूछ लेगा कि ये कहाँ से संकलित है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आंसू से ये पंक्तियाँ ली गई है और ये किसके द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगर हम जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं की बात करें, कामायनी, कामायनी इनका महाकाव्य रहा है, झरना, झरना, आंसू, आंसू, लहर, लहर, तितली, कंकाल, ये सभी किसकी रचना रही है, जयशंकर प्रसाद की रचना रही है। तो ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, आंसू से ली गई है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। आगे बढ़ जाते हैं। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। ये प्रसिद्ध ये किसके द्वारा कथन कहा गया है कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, अनामदास का पोथा उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो अनामदास का पोथा मोस्ट इंपोर्टेंट ये उपन्यास रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे बढ़ जाते हैं। मानस का हंस, मानस का हंस इसके लेखक कौन है, अमृतलाल नागर। आगे बढ़ जाते हैं। रामलला नेहचू के रचनाकार कौन है, रामलला नेहचू के रचनाकार कौन है, तुलसीदास। अगर हम तुलसीदास की बात करें, रामचरितमानस, रामचरित मानस किसके द्वारा लिखा गया, तुलसीदास के। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, ये सभी किसकी है, कवितावली, दोहावली, ये सभी तुलसीदास की क्या है, रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं। भ्रमर गीत, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके रचयिता कौन है, सूरदास। सूरदास के द्वारा सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सभी किसके द्वारा लिखी गई, सूरदास के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। नील देवी नाटक के रचनाकार कौन है। नील देवी की बात करें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है, रचनाएं। और नील देवी में और भारतेंदु हरिश्चंद्र में इन्होंने क्या किया था, अभिनय भी किया था इनके द्वारा। और इन्हें रंगमंच का जनक भी कहा जाता है, रंगमंच का जनक। रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार भी किसे कहा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा गया है। और आधुनिक काल का जो प्रारंभ माना जाता है वो भारतेंदु युग से ही माना जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही क्या पड़ा है, भारतेंदु युग का नाम पड़ा है। और भारत दुर्दशा ये किसकी रचना है, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है।
बंदर सभा, बकरी विलाप, ये सभी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। जनता और श्रम के गीत गाने वाला कवि कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जनता और श्रम के गीत गाने वाला कवि किसे कहा गया है? नागार्जुन को कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ से पूछा गया है कि आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेर ने कहा है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी, मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियाँ है और ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? सूरदास द्वारा रचित है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वां क्वेश्चन है। सुरतीय नृतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। निम्न पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ है और ये रहीमदास द्वारा रचित है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सखा भाव की थी। अगर यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो माधुर्य भाव की भक्ति किसकी थी? मीराबाई की। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सखा भाव की। और मीराबाई की माधुर्य भाव की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो निराला जी द्वारा भिक्षुक कविता क्या लिखी गई है कि वह दो टूक करता कलेजे के पछताता पथ पर आता है। ऐसे इसकी पंक्तियां यहाँ पर कई बार पूछी गई है। तो किसकी कविता है? भिक्षुक कविता निराला जी की पंक्तियां है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रेमचंद का जो उपन्यास है निर्मला, उसमें क्या की गई है? दहेज प्रथा की क्या की गई? बुराई की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रेमचंद की बात करें, गबन, गोदान, मंत्र, पंच परमेश्वर, ईदगाह भी इन्हीं की रचना है। ईदगाह और इन्होंने 300+ क्या लिखी है? कहानियाँ लिखी है। जिसमें अगर हम सेवा सदन, रंगभूमि, इनकी सभी रचनाएं किसकी रही है? सेवा सदन प्रेमचंद की रचना रही है। सेवा सदन भी इन्हीं की रचनाएं रही है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये किसे प्रदान किया गया? पुष्पा भारती को प्रदान किया गया। ये करंट का भी क्वेश्चन है। तो 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? पुष्पा भारती को किया गया। और यादें इसके लिए क्या किया गया? इन्हें व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। आगे बढ़ जाते हैं। 32वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए 32वां व्यास सम्मान से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और 33वां व्यास सम्मान किसे मिला? पुष्पा भारती को। और 32वां ज्ञान चतुर्वेदी को। आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। आगे बढ़ जाते हैं। कितने शहरों में कितनी बार रचना किसकी है? यहाँ पर बताना है आपको कितने शहरों में कितनी बार ये रचना किसकी है। तो ये रचना किसकी है? ममता कालिया की रचना है। किसकी रचना है? ममता कालिया की। अगर हम यहाँ पर देखें कितने शहरों में कितनी बार, रचना ममता कालिया की। लेकिन एक रचना यहाँ पर आती है कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में अगर हम यहाँ पर देखें, एक सेकेंड, कितनी नाव में कितनी बार। तो ये अलग अलग रचनाएं है। कितने शहरों में कितनी बार ममता कालिया की रचना है। और कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है कितनी नाव में कितनी बार। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग रचनाएं है। कितने शहरों में कितनी बार ममता कालिया की रचना है। आगे बढ़ जाते हैं। रतिनाथ की चाची मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है। किसकी रचना है? रतिनाथ की चाची। तो ये नागार्जुन की रचना है। हमारा 50वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करें, खूंटियों पर टंगे लोग, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1983 में। तो फ्रेंड्स, ये थी कम समय में 50 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर रिवाइज करवा दिए हैं। लगभग 20 मिनट में हमने आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज करा दिए है। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।